जी बेटा, मैंने फर्स्ट पेज आपके साथ शेयर कर दिया है। शो हो रहा है ना? अच्छा, बेटा डेफिनेटली पता चल गया होगा आपको कि आज के आर्टिकल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एम्पियर लॉ, ठीक है। इससे पहले कि हम एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसकी एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं आपको कि एम्पियर्स लॉ को मैग्नेटोस्टैटिक्स में वही हैसियत हासिल है जो गॉसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि एम्पियर्स लॉ को वही हैसियत हासिल है मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, इसकी मीनिंग ये है बेटा कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम लॉ से भी फाइंड कर सकते थे, और गॉसेस लॉ हमने बाद में जब पढ़ा तो गॉसेस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती थी। लेकिन आपको याद होगा कि अगर चार्ज ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेटेड हो तो कूलम लॉ से उस प्रॉब्लम को करना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, जरा मुश्किल हो जाता। सर ठीक है सर, आपकी आवाज बेटा, ये आपके कनेक्शन पे इशू हो सकता है। क्या सब लोगों को मेरी आवाज कट कट के पहुंच रही है? नो सर। हाँ बेटा, आपकी कनेक्शन इशू हो सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपने देखा कि मैंने कहा कि चार्ज ज्योमेट्री अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उस सूरत में कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ कंडीशन थी कि मतलब अगर सिमेट्री हो तो हम गॉसेस लॉ की मदद से, अगर यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो तो हम गॉसेस लॉ की मदद से करते हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड थे, लेकिन हम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे यूजिंग गॉसेस लॉ। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी मैं ये कहता हूँ कि हम बायोसोवर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे, वही काम यानी मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। फर्क ये है कि अगर आपकी करंट ज्योमेट्री ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो बायोसोवर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि वही मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर्स लॉ से ज्यादा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ और गॉसेस लॉ का कंपैरिजन आपको पता चला, इसलिए हम कह रहे थे कि एम्पियर्स लॉ में वही रोल प्ले करता है एम्पियर लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्ले करता है। बात क्लियर है बेटा? इसके अलावा आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मसलन गॉसेस लॉ में अगर हम सिमेट्री अलाउ करती तो हम क्या करते थे कि हम एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक है। और हम कहते थे कि वो जो गॉसियन सरफेस है दैट इज नॉट अ रियल सरफेस, दैट इज एनी imaginary, fictitious, mathematical, hypothetical surface, ठीक है, chosen for our own convenience, ठीक है। तो बेटा, क्योंकि वहां पे गॉसेस लॉ में आपके पास सरफेस इंटीग्रल होता था, लेकिन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि एम्पियर्स लॉ में आपके पास लाइन इंटीग्रल है, तो बेटा इस केस में हम एक इंपीरियन पाथ ड्रॉ करेंगे, क्लोज्ड इंपीरियन पाथ। वहां क्लोज सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस, यहाँ पे क्लोज्ड इंपीरियन पाथ। बात समझ आ रही है? और ये जो इंपीरियन पाथ है ये भी कोई रियल पाथ नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी पाथ है, फिक्टिशियस पाथ है, मैथमेटिकल, हिपोथेटिकल, अनरियल, अनफिजिकल पाथ है, ठीक है। वी चूज फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, तो अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपको कंपैरिजन से अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है जो गॉसेस लॉ वहां पे प्ले कर रहा था। हम कहते हैं कि एम्पियर्स लॉ और गॉसेस लॉ में देयर आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है।
और इनके रोल क्वाइट सिमिलर है। वो सिर्फ फर्क ये है कि गॉसेस लॉ वो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्ले करता है, एम्पियर्स लॉ वो रोल वही रोल मैग्नेटोस्टैटिक्स में प्ले करता है। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, तो बेटा ऊपर आप डेफिनेशन तो देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ओके द लाइन इंटेग्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ एंड दैट क्लोज पाथ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज द इम्पीरियन पाथ, ठीक है। क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट दैट इज flowing through an open surface। और ये ओपन सरफेस कौन सी है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज इंपीरियन पाथ। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। ओके, सो नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की। ये वही फॉर्म है जो हम अभी जिसकी बात हम डेफिनेशन में करके आए, यानी इसी डेफिनेशन को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दे दी, ठीक है। बेटा ये जो फॉर्म है इसको आप कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूं कि C इज द क्लोज इंपीरियन पाथ, ठीक है, and B is the magnetic field at every point, and every point is on the impedance path, ठीक है। यानी कि मैं ये मैग्नेटिक फील्ड की जो बात कर रहा हूँ दिस मस्ट बी ऑन द इम्पीडेंस पाथ, ठीक है। DL बेटा अगर इस क्लोज इम्पीडेंस पाथ को मैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करूं तो DL इज वन ऑफ दोस लेंथ एलिमेंट। बात समझ आ रही है? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई इनक्लोज, किस आई इनक्लोज की बात हो रही है? इनक्लोज बाय व्हाट? इनक्लोज बाय द इंपीडेंस पाथ, ठीक है ना। दिस इज द एक्चुअली द टोटल और द नेट करंट flowing through any open surface S, and that open surface S is bounded by the closed impedance path। जिस ओपन सरफेस को इंपीडेंस पाथ बाउंड कर रहा है, यानी कि जिस सरफेस की इंपीडेंस पाथ बाउंड्री है उस ओपन सरफेस से करंट की बात हो रही है। बात क्लियर है बेटा? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अच्छा बेटा, हमने क्योंकि कहा है कि I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ओपन सरफेस, तो बेटा आपको पता है कि हम पीछे हम ये पढ़ के आए हैं कि करंट थ्रू एनी ओपन सरफेस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, करंट flowing through any open surface S will be equal to this, where J is the volume current density and dA अगर इस ओपन सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूं तो dA is one of those area element and this area element must be perpendicular to the flow of current। you know this, पीछे हम ऐसा पढ़ के आ चुके हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। हाँ, अबू बकर आप बोलते जाइएगा, ठीक है ना। मैं जरा ये असल में इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि मैं कॉन्फिडेंटली अगले स्टेप पे जाऊँ, आगे पढ़ाऊँ, मुझे पता होगा पीछे बच्चों को बात क्लियर है। ओके बेटा, ये आई इनक्लोज की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? जी सर। तो बेटा अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ आई, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड यू नो दैट this is the open surface S which is bounded by this impedance path C। हम यही कहते हैं ना कि S is the open surface bounded by C। C is the impedance path, so S is the open surface bounded by the impedance path। बात समझ आ रही है? अच्छा ओके बेटा, अगर इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम या जिसे आप कहते हैं कर्ल थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टोक्स थ्योरम या कर्ल थ्योरम अप्लाई करें लेफ्ट साइड पे तो आपकी जो अबव इक्वेशन जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो ये बन जाएगी, ठीक है बेटा? समझ आ रही है बात की? ठीक है।
ओके Yes, sir. अब क्या बेटा कि नीचे मैंने ये लॉजिक दी हुई है जिसको आप कहते हैं कि बिकॉज this is any open surface S mean this equation is true for any open surface S. एनी ओपन सरफेस एस का मतलब ये है कि बेटा मसलन अगर मैं इंपीरियल पाथ सर्कुलर चूज करता हूँ तो जाहिर है जो सरफेस बाउंडेड बाय दैट सर्कुलर पाथ होगी वो सरफेस भी सर्कुलर होगी, ठीक है। ओके अगर मैं इंपीरियल पाथ रेक्टेंगुलर चूज करता हूँ यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में वो भी क्लोज पाथ हो सकता है और वो जो सरफेस बाउंड कर रही होगी जाहिर है ये तो ओपन सरफेस वो है जो इंपीरियल पाथ बाउंड कर रहा होता है। तो अगर आप इंपीरियल पाथ रेक्टेंगुलर है तो आपके पास सरफेस भी रेक्टेंगुलर आएगी, अगर इंपीरियल पाथ स्क्वायर है तो आपके पास सरफेस भी स्क्वायर आएगी और सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, सबके लिए आप यूज कर सकते हैं। यानी द चॉइस ऑफ एस ओपन सरफेस एस इज आर्बिट्रेरी। बेटा अगर ऐसा हो तो हम पीछे भी ऐसे करते आए हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी है देन इंटीग्रेंड मस्ट बी इक्वल। तो इंटीग्रेंड मैंने कहाँ लिखे हुए हैं, ये इंटीग्रेंड है बेटा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डेल क्रॉस बी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इंटीग्रेंड है म्यू नॉट टाइम्स जे। यहाँ तक समझ आ रही है? तो बेटा इंटीग्रेंड मस्ट बी इक्वल सो इट मीन दैट यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, या इसे एक और नाम भी देते हैं, दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन बट फॉर स्टैटिक केस मीन टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ओके ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज मैक्सवेल फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक केस। अच्छा बेटा आप सारे अमल में इंटीग्रल फॉर्म को हमने ये प्रोसीजर करते हुए डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बात समझ आ रही है? तो हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं यानी डिफरेंशियल फॉर्म को हम इंटीग्रल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म इनटू इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि अगर बेटा इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मैं डॉट लूं डी ए के साथ और ओवर द ओपन सरफेस एन एस इंटीग्रेट कर दूं तो बेटा आपके पास ये यूं चेंज हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ रही है? दोनों साइड पे मैंने डी ए वेक्टर के साथ डॉट लिया है और ओपन सरफेस एस पे इंटीग्रेट कर दिया। अब बेटा अगर लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे मैं स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूं या कर्ल थ्योरम जो भी आप इसे जिस नाम से भी याद रखते हैं, अगर मैं अप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड मेरे पास ये आ जाएगी और राइट साइड में अगर मैं म्यू नॉट क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले आऊं तो राइट साइड मेरे पास ये आ जाएगी वेयर integration over open surface S J dot dA is actually the total current flowing through the open surface S and this open surface is bounded by this closed invariant path current enclosed। आपके पास फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप देख लें कि किस तरीके से आपने आसानी के साथ डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा बेटा एक इस इक्वेशन से और भी पता चलता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, इस इक्वेशन से एक और भी बात पता चलती है कि अगर किसी लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो तो आप उस लोकेशन पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर है बेटा कि अगर लेट से आ लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जिस भी लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक दी हुई हो जस्ट आप कल कैलकुलेट करें उस मैग्नेटिक फील्ड का और 1/μ0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उस लोकेशन पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी मिल जाएगी। बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूं मैं।